हाय फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट या प्रबंधन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रणनीतिक प्रबंधन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा रणनीतिक प्रबंधन। तो सबसे पहले इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। रणनीतिक प्रबंधन क्या है? किसी भी कंपनी का मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है मतलब ब्रेन होता है। और ये क्या कोई एक दिन का काम या एक बार बनाई गई कोई योजना नहीं होती। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता या फिर एक बार बनाई गई कोई योजना नहीं होती, बल्कि ये क्या है, एक सतत और गतिशील, बल्कि ये क्या हमारा एक सतत और गतिशील मतलब कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रक्रिया होती है। बात करें इसकी तो ये मुख्य रूप से हमारी कंपनी की प्रतिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव होने की बजाय सक्रिय बनाती है। ये मुख्य रूप से कंपनी को क्या बनाती है? प्रतिक्रियाशील बनाने की बजाय क्या सक्रिय बनाने में मदद करती है। मतलब रिएक्टिव बनाने की बजाय क्या प्रोएक्टिव बनाने में मदद करती है। यानी कोई कोई कंपनी में कोई घटना घटित हो जाए तो यानी घटना घटित घटने के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय भविष्य होने वाले जो बदलाव होते हैं उनसे पहले ही अनुमान लगा के उसकी तैयारी के लिए कहती है। कौन? हमारी रणनीतिक प्रबंधन। आप इसे याद रखेंगे। रणनीतिक प्रबंधन की बात करें तो रणनीतिक प्रबंधन मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पे आधारित होता है। कितने? 3 मुख्य सवाल होते हैं जिनके जवाब पे आधारित होता है हमारा रणनीतिक प्रबंधन। जैसे हम अभी कहाँ हैं? मतलब स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा जिसे सिचुएशन एनालिसिस कहते हैं। इसका सवाल क्या है? हम अभी कहाँ हैं? इसमें कंपनी अपनी वर्तमान ताकत, कमजोरियों और बाजार की स्थितियां जिसे स्वॉट कहते हैं, इसका आकलन करती है। इसमें हम अभी कहाँ हैं इसके अंदर। दूसरा सवाल होती है हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मतलब लक्ष्य, गोल सेटिंग होती है कि भविष्य में हम कितने साल के बाद कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो कंपनी 5 या 10 साल के बाद खुद को किस मुकाम पे देखना चाहती है, मतलब हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तीसरा आता है हम वहां कैसे पहुंचेंगे, जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने का तरीका क्या है, वहां हम कैसे पहुंचेंगे। तो रणनीति का निर्माण और क्रियान्वयन इसके अंदर आता है। तो उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे और किन नए बाजारों में प्रवेश किया जाएगा और कौन से नए-नए उत्पाद बनाए जाएँगे। तो एक तरह से रणनीतिक प्रबंधन के अंतर्गत कंपनी के सामने 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है हम अभी कहाँ हैं, दूसरा सवाल आता है हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और तीसरा सवाल आता है हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अब हम देखेंगे रणनीतिक प्रबंधन का क्षेत्र मतलब स्कोप की बात करें, तो रणनीतिक प्रबंधन का विस्तृत क्षेत्र की बात करें। तो रणनीतिक प्रबंधन का कार्यक्षेत्र पूरे संगठन को कवर करता है। रणनीतिक प्रबंधन का कार्यक्षेत्र क्या पूरे संगठन को कवर करता है और इसके अंदर कौन-कौन से कार्य आते हैं उनकी बात करें। तो पहला कार्य आता है हमारा विजन, मिशन और उद्देश्य तय करना। रणनीतिक प्रबंधन के अंदर क्या किया जाता है? हमारे विजन, मिशन और उद्देश्य तय किए जाते हैं। सबसे पहले आता है विजन, मतलब यह कंपनी का भविष्य का सपना होता है। विजन क्या होता है? यह कंपनी का भविष्य का सपना होता है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का शुरुआती विजन था हर घर और हर डेस्कटॉप पे एक कंप्यूटर लाना, जो हो गया है। तो आप इसे याद रखना, ये एक तरह का विजन है जिसे दृष्टि कहते हैं। फिर मिशन की बात करते हैं, ये बताता है कंपनी वर्तमान में क्या करती है और उसका अस्तित्व क्यों है। मिशन की बात करें तो ये क्या बताता है, ये कि वर्तमान में कंपनी क्या करती है और इसका अस्तित्व क्यों है। तीसरा आता है हमारा कौन सा? उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो ये मापने योग्य लक्ष्य होते हैं जिनको मापा जा सकता है। जैसे अगले 2 साल में बिक्री को 30% तक बढ़ाना है, तो ये हमारे कुछ उद्देश्य है। दूसरे स्कोप का दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्या? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना। क्या? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की बात करें, अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। तो प्रसिद्ध प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर, इनके अनुसार देखें, किसके अनुसार? माइकल पोर्टर के अनुसार देखें तो रणनीति का मतलब, असली मतलब प्रतियोगी से कुछ अलग करना है। जो आपके कंपटीशनर है उनसे कुछ अलग करना होता है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के 2 तरीके अपनाए जाते हैं। मतलब प्रतिस्पर्धात्मक लाभ 2 तरीकों से पाया जा सकता है। जैसे कैसे? एक तो हमारा कॉस्ट लीडरशिप के ज़रिए और एक विभेदीकरण के ज़रिए। मतलब एक तो क्या कॉस्ट लीडरशिप मतलब लागत नेतृत्व के माध्यम से। मतलब अपने उत्पाद को प्रतियोगियों की तुलना में सस्ता करना। क्या? अपने उत्पाद को क्या प्रतियोगियों से सस्ता बनाना। जैसे भारत में डी-मार्ट या फिर उड़ान योजनाओं में इंडिगो जो कम लागत में बेहतर सेवा देते हैं, उसी का उत्पाद बिकता है। जो क्या कम लागत में बेहतर सेवा देते हैं, उन्हीं का उत्पाद तेजी से बिकता है। तो विभेदीकरण की बात करें, डिफरेंशिएशन की, तो अपने उत्पाद में कुछ ऐसा खास देना जो किसी और के पास ना हो। जैसे हमारे एप्पल आईफोन अपनी सुरक्षा ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है, इसलिए लोग इसके ज्यादा पैसे देके भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए 2 तरीके, एक तो हमारा लागत नेतृत्व और दूसरा हमारा विभेदीकरण। अब तीसरा हमारा स्कोप देखेंगे क्या? हमारे संसाधनों का रणनीतिक आवंटन। क्या संसाधनों का रणनीतिक आवंटन की बात करें, स्ट्रेटेजिक
रिसोर्स एलोकेशन, तो किसी भी कंपनी के पास संसाधन, चाहे पैसा, समय और कुशल कारीगर हो, ये सब चीजें क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो किसी भी कंपनी के पास के संसाधन सीमित होते हैं। रणनीतिक प्रबंधन ये तय करता है कि इन संसाधनों को किस प्रोजेक्ट में लगाया जाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। जो ये संसाधन है उनको किस प्रोजेक्ट में लगाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। रणनीति का अर्थ केवल ये तय करना नहीं होता कि क्या करना है, बल्कि ये तय करना भी होता है कि क्या नहीं करना। आप इसे याद रखें। स्कोप का अगला पॉइंट आता है हमारा कौन सा, बाहरी पर्यावरण का विश्लेषण। स्कोप का मतलब उद्देश्य, कार्य हो सकते हैं। तो बाहरी पर्यावरण का विश्लेषण की बात करें, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, तो रणनीतिक प्रबंधन में केवल अपनी कंपनी के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी नजर रखी जाती है। क्या, रणनीतिक प्रबंधन में केवल कंपनी के अंदर ही नजर नहीं रखी जाती बल्कि कंपनी के बाहर भी नजर रखी जाती है। और इसके लिए पिस्टल विश्लेषण किया जाता है। क्या, पिस्टल विश्लेषण किया जाता है। पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिकल, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल, और हमारे क्या, एनवायरमेंटल। तो इसे हम कहते हैं पिस्टल तकनीक। उदाहरण के लिए देखें, जब रणनीतिक प्रबंधकों ने देखा कि भविष्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, ईवीज का है, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंट बदलाव का समय आ गया है, तो टाटा मोटर्स ने समय रहते ईवी सेक्टर में भारी निवेश कर दिया और आज वे भारतीय बाजार में सबसे आगे ईवी के मामले में। फिर बात करें दीर्घकालिक निर्णय और जोखिम प्रबंधन की बात करें। क्या, दीर्घकालिक निर्णय और जोखिम प्रबंधन की बात करें, लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो रणनीतिक प्रबंधन के निर्णय कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, उनके द्वारा लिए जाते हैं। अन्य निर्णयों में भारी निवेश शामिल होता है। इसमें क्या होता है, भारी निवेश शामिल होता है और इन्हें आसानी से पलटा नहीं जा सकता। जो हमारे निर्णय होते हैं टॉप लेवल के, इन्हें आसानी से पलटा नहीं जाता। इसमें बात करें तो इसमें विलय और अधिग्रहण जैसे हमारे मर्जर्स और एक्विजिशंस जैसे बड़े-बड़े फैसले भी शामिल होते हैं। जैसे रिलायंस जियो का बाजार में आना, टाटा के द्वारा एयर इंडिया को खरीदना, ये सब हमारे टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। और इन फैसलों में जोखिम ज्यादा होता है लेकिन सफल होने पर मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारा रणनीतिक प्रबंधन एक ऐसा कंपास होता है जो तूफान मतलब बाजार की अनिश्चितताओं के बीच भी कंपनी के जहाज को सही दिशा में लेके जाता है। तो हमने इसकी स्कोप को तो देख लिया। अब देखेंगे व्यावसायिक वातावरण, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, किसकी, व्यावसायिक वातावरण या बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, तो व्यावसायिक वातावरण का अर्थ उन सभी व्यक्तियों, संस्थानों, शक्तियों के योग से होता है। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या था, उन सभी व्यक्तियों, संस्थानों और शक्तियों के योग से होता है जो हमारे व्यवसाय के बाहर है। कि कहाँ है, व्यवसाय के बाहर है, लेकिन व्यवसाय के प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस और सफलता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जो वैसे तो व्यवसाय से बाहर है लेकिन फिर भी व्यवसाय के प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस और सफलता को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। एक व्यवसाय क्या है, एक खुली प्रणाली की तरह काम करता है, ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, जो अपने आसपास के माहौल से लगातार प्रभावित होता रहता है। व्यवसाय क्या होता है, ओपन सिस्टम में खुली प्रणाली की तरह काम कर सकता है, जो अपने क्या है, आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता रहता है। बात करें इसकी तो इसके मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। किसके, व्यवसायिक वातावरण को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो तुम्हारा आंतरिक वातावरण, एक हो तुम्हारा बाह्य वातावरण। तो सबसे पहले आंतरिक वातावरण की बात करते हैं। किसके, आंतरिक वातावरण या इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये वो कारक होते हैं संगठन के भीतर मौजूद होते हैं। कहाँ होते हैं, संगठन के भीतर मौजूद होते हैं और जिन पर क्या है, प्रबंधन का पूरा नियंत्रण मतलब कंट्रोलेबल होता है। इनके ऊपर क्या पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। कंपनी अपनी सुविधा और रणनीति के अनुसार इन्हें बदल भी सकती है। जो आंतरिक कारक होते हैं, आंतरिक वातावरण होता है, इनको कंपनी क्या अपनी सुविधा के अनुसार बदल भी लेती है। मुख्य घटक की बात करें तो मानव संसाधन एचआर क्या है, कंपनी कर्मचारी की कुशलता, उनका मनोबल, प्रबंध के साथ उनके संबंध। तो ये मुख्य घटक कौन से होते हैं हमारे इसमें, मानव संसाधन, कर्मचारी कुशलता, उनका मनोबल, प्रबंध के साथ उनके संबंध, ये भी एक मुख्य घटक है। एक हमारे क्या है, वित्तीय संसाधन, तो कंपनी के पास जितनी पूंजी है उतना उसका प्रबंधन कैसा है। तो कंपनी के पास कितनी पूंजी है और उसका प्रबंधन कैसा है, ये वित्तीय संसाधन के अंदर देखते हैं। मानव संसाधन देख लिया, मुख्य संसाधन वित्तीय संसाधन देख लिया। अब भौतिक संसाधन की बात करें तो कंपनी की मशीनें, तकनीक और उत्पादन क्षमता, इसको देखा जाता है। फिर कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, कार्य संस्कृति की, तो कंपनी के मूल्य, काम करने का तरीका और नीतियां, इसके अंदर देखा जाता है कार्य संस्कृति के अंदर। ये तो आंतरिक वातावरण हमने देख लिया। अब देखेंगे हम बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये वो कारक होते हैं जो संगठन के बाहर होते हैं। क्या, बाहरी वातावरण की बात करें तो ये कौन से कारक होते हैं, ये वो कारक होते हैं जो संगठन के बाहर होते हैं और जिन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। वो जो हमारे आंतरिक कारक होते हैं ये तो कंट्रोलेबल होते हैं और बाहरी कारक क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं।
कंपनी को इनके अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। बाहरी वातावरण के अनुसार क्या कंपनी को खुद को ढालना पड़ता है इनके अनुसार। बात करें बाहरी वातावरण की तो इसे भी आगे 2 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन से? पहला भाग आता है सूक्ष्म और कार्य वातावरण। क्या सूक्ष्म या फिर कार्य वातावरण की बात करें माइक्रो या फिर टास्क एनवायरनमेंट की, तो ये कंपनी के बहुत ही करीब होता है और इसके रोजमर्रा के काम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कंपनी के बहुत ज्यादा करीब होता है और ये क्या कंपनी के रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हैं? पहले नंबर पे आते हैं हमारे ग्राहक, कस्टमर्स। तो ग्राहकों की पसंद और उनकी क्रय शक्ति ये प्रभावित करती है बाहरी रूप से। फिर बात करें हमारे आपूर्तिकर्ता, जिसे सप्लायर्स कहते हैं, ये कच्चा माल देने वाले होते हैं। यदि ये दाम बढ़ा दे तो कंपनी का मुनाफा अपने आप ही कम हो जाएगा। प्रतिद्वंदी कंपटीशनर्स की बात करें तो बाजार में मौजूद अन्य कंपनियां और उनकी रणनीतियां ये भी हमारे क्या सूक्ष्म और कार्य वातावरण या फिर कार्य वातावरण की तरह काम करती है बाहरी, किसकी? बाहरी वातावरण के रूप में। फिर बात करें समष्टि या फिर व्यापक वातावरण की बात करें तो समष्टि या फिर व्यापक वातावरण की बात करें जिसे मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, इसे पिस्टल भी कहा जाता है। ये पूरे उद्योग और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्या? ये पूरे पूरे उद्योग और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इसमें और क्या होते हैं? पिस्टल आते हैं। पिस्टल में पी का मतलब तो पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक। तो देश में राजनीतिक स्थिरता और सरकार का नजरिया देखा जाता है। इसमें हमारे क्या देश में राजनीतिक स्थिरता और सरकार का नजरिया देखा जाता है। तो ई का मतलब इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक, मतलब महंगाई दर, ब्याज दर और लोगों की आय देखी जाती है। तो सोशल मतलब सामाजिक, समाज के रीति रिवाज, त्योहार, जीवन शैली, इन सबको देखा जाता है। जैसे हमारे भारत में त्योहारों के समय बिक्री अपने आप ही बढ़ जाती है। टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, मतलब तकनीकी। तो नई मशीनों, इंटरनेट और एआई के आना इसमें देखा जाता है। नई नई तकनीकों का समावेशन इसमें देखा जाता है। एल का मतलब लीगल, लीगल वो मतलब वैधानिक, सरकार द्वारा बनाए गए कानून। जैसे हमारा प्लास्टिक बैन कर दी जाती है, नए नए कानून जैसे जीएसटी वाले कानून लागू होना, तो इसके अंदर ये देखा जाता है पिस्टल का एल का मतलब। ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरणीय। तो मौसम, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रति जागरूकता, या मौसम, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रति जागरूकता पिस्टल के अंग हो गए। तो पिस्टल के अंग की बात करें हमने, ये क्या देखा? ये हमारे मैक्रो लेवल का होता है। मैक्रो लेवल पे एनवायरनमेंट होता है, वातावरण की बात करें जिसमें हमारा पिस्टल होता है। पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल और ई का मतलब एनवायरमेंटल। इसके बाद आता है हमारा एक विश्लेषण। विश्लेषण आता है कौन सा? स्वॉट विश्लेषण। क्या स्वॉट विश्लेषण की बात करें तो स्वॉट विश्लेषण किसी भी कंपनी की जो हेल्थ रिपोर्ट होती है उसी की तरह होती है। जैसे आदमी की रिपोर्ट होती है, हेल्थ रिपोर्ट होती है, उसी तरह हमारा स्वॉट विश्लेषण भी किया जाता है। और एक कंपनी को यह तय करने में मदद करता है कि उसे बाजार में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वॉट विश्लेषण ही यह तय करता है कि बाजार में कंपनी को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वॉट हो गया है 4 अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए इसके 4 घटक है। जिसमें एस और डब्ल्यू तो क्या होते हैं? आंतरिक होते हैं। क्या एस और डब्ल्यू तो क्या आंतरिक होते हैं, लेकिन हमारे कौन से? ओ और टी, यहाँ ओ रह गया, यहाँ ओ था, है ना? ओ और टी ये क्या होते हैं? बाहरी होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, एस और डब्ल्यू तो आंतरिक होते हैं और ओ और टी क्या होते हैं? बाहरी होते हैं। इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब ताकत या फिर मजबूतियां। क्या एस का मतलब होता है ताकत या मजबूतियां? डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ये कमजोरी है। ये होते हैं आंतरिक। तो मनुष्य के अंदर भी यही होता है कि मनुष्य के अंदर उसकी ताकत देखी जाती है और कमजोरियां देखी जाती है। तो सबसे पहले ताकत की बात करें तो कंपनी की आंतरिक शक्तियां हैं जो उसे बाजार में दूसरों से बेहतर बनाती है। मतलब कंपनी के पास कौन सी चीज बेहतर है, वही उसकी ताकत है। तथ्य की बात करें तो यह वो क्षेत्र होता है जहाँ कंपनी का एकाधिकार, मतलब मोनोपोली और विशेष दक्षता होती है, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अमूल की सबसे बड़ी ताकत उसकी सप्लाई चेन है, मतलब लाखों किसानों का नेटवर्क उसके पास है, अमूल के पास, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी तरह टाटा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका भरोसा, मतलब कोई भी टाटा की गाड़ी आए तो कस्टमर उसको बिना सोचे समझे खरीद लेता। क्यों? क्योंकि टाटा ने ये विश्वास बहुत सालों में बनाया, तो यही उसकी स्ट्रेंथ है। फिर उसी तरह देखें तो आती है कमजोरियां, जिसे डब्ल्यू कहते हैं, वीकनेसेस। ये कंपनी की आंतरिक कमियां होती है जो उसके विकास में बाधा बनती है और प्रतियोगी को आगे निकलने का मौका देती है। बात करें इसकी तो कंपनी को अपनी रणनीतियों के माध्यम से इन कमजोरियों को जल्दी से जल्दी दूर करना होता है। कंपनी को क्या अपनी रणनीतियों के माध्यम से इन कमजोरियों को जल्दी से जल्दी दूर करना होता है। उदाहरण की तरह देखें तो कुशल कर्मचारियों की कमी आ जाए या पुरानी तकनीक का उपयोग हो या फिर बहुत ही अधिक कर्जा हो जाए, तो नोकिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसने समय रहते अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बाइन को आधुनिक नहीं बनाया। तो ये सबसे बड़ी कमी रही किसकी? नोकिया की। दो देख लिया मैंने, एस और डब्ल्यू, ये हमारे आंतरिक कारक थे। अब बात करेंगे तीसरा कारक, ये था हमारा कौन सा? अपॉर्चुनिस्ट। क्या अपॉर्चुनिटीज की बात करें जिसे अवसर कहते हैं, तो ये बाहरी वातावरण से जुड़े हुए तत्व होते हैं। कौन से? बाहरी वातावरण से जुड़े हुए तत्व होते हैं
तो ये बाहरी वातावरण में होने वाले वे अनुकूलन बदलाव होते हैं, पॉजिटिव चेंज होते हैं, जिनका फायदा उठाकर कंपनी अपना मुनाफा और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ा लेती है। तो बाहरी वातावरण में होने वाले अनुकूल बदलाव जिनका फायदा उठा के कंपनी क्या अपना मुनाफा और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ा देती है। बात करें इसकी, तो जो कंपनी अपने अवसरों को सबसे पहले पहचानती है, जो कंपनी अवसरों को सबसे पहले पहचानती है, उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। क्या? फर्स्ट मूवर एडवांटेज एडवांटेज मिलता है। जैसे 2020 में कोविड-19 लगने के कारण लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन ने ज़ूम और एजुकेशन टेक्नोलॉजी मतलब ऑनलाइन शिक्षा कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मतलब अपॉर्च्युनिटी पैदा कर दी, जिसका उन्होंने पूरा-पूरा फायदा उठाया, खूब पैसा कमाया। शॉर्ट शॉर्ट के आता हमारा क्या टी, चौथा अक्षर क्या था टी, टी का मतलब होता थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता तरे या फिर चुनौतियां, तरे नहीं है खतरे है, सॉरी खतरे नहीं है, खतरे है तरे नहीं है। तो टी का मतलब क्या होगा थ्रेट मतलब खतरे या फिर चुनौतियां। तो ये बाहरी वातावरण के वे नकारात्मक होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, ये बाहरी वातावरण के वे नकारात्मक बदलाव होते हैं जो कंपनी की बिक्री मुनाफे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं। तो ये क्या हमारे बाहरी वातावरण के वे नकारात्मक बदलाव होते हैं जो कंपनी की बिक्री मुनाफे या अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। तथ्य की बात करें तो कंपनी इन खतरों को रोक नहीं सकती, लेकिन अपनी रणनीति से इससे होने वाले जो नुकसान है उसको कम कर सकती है, जिसे रिस्क मैनेजर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जब जियो ने बाजार में मुफ्त इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा दी, तो अन्य जो टेलीकॉम कंपनियां जैसे वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल इनके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रणनीतिक निष्कर्ष की बात करें, स्ट्रेटेजिक कंक्लूजन की बात करें, तो एक सफल रणनीतिक प्रबंधक वो है जो स्वोट विश्लेषण का उपयोग करके अपनी ताकतों से अवसरों का लाभ उठाए और अपनी कमजोरियों को दूर करके भविष्य के खतरों से कंपनी को सुरक्षित रखे। अब हम देखेंगे रणनीतिक निरूपण, जिसे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कहते हैं या जिसे और प्लानिंग भी कहेंगे। मतलब रणनीतिक निरूपण या फिर प्लानिंग एक ही बात है। रणनीतिक निरूपण क्या है? एक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक रणनीतिक निरूपण क्या है? एक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक मतलब इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल प्रक्रिया होती है। इसमें कंपनी का शीर्ष नेतृत्व इसमें क्या होता है कंपनी का शीर्ष नेतृत्व बाजार की स्थिति मतलब शॉर्ट का आकलन करके यह तय करता है कि कंपनी को आगे क्या करना है। तो इसमें क्या होता है हमारे कंपनी का शीर्ष नेतृत्व क्या है बाजार की स्थिति शॉर्ट का आकलन करके यह तय करता है कि कंपनी को आगे क्या करना है। फिर रणनीतिक विकल्प की बात करें, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स की बात करें, तो शॉर्ट विश्लेषण के बाद कंपनी के पास मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं जिनको वो चुन सकती है। शॉर्ट विश्लेषण के बाद क्या कंपनी के पास मुख्य रूप से कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं जिन्हें वो आसानी से खुद चुन सकती है। पहला विकल्प आता है हमारे पास है विकास रणनीति। क्या आता है? विकास रणनीति की बात करें ग्रोथ स्ट्रेटजी की, तो नए बाजारों में प्रवेश करना, नए-नए उत्पाद बनाना या किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण एक्विजिशन करना, तो ये हमारा पहला विकल्प आता है। क्या आता है? पहला विकल्प आता है जैसे हमारे फेसबुक के द्वारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लिया गया। फिर आता है हमारा स्थिरता रणनीति मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, मतलब जो चल रहा है उसी में सुधार करना, वर्तमान स्थिति को बनाए रखना। और ये तब होता है जब बाजार में अवसर ज्यादा ना हो। और ये कब होता है? जब बाजार में अवसर कम से कम हो या फिर ना हो, तब हमारी स्थिरता रणनीति अपनाई जाती है। तो विकास रणनीति देख ली, स्थिरता रणनीति देख ली, अब से आती है संकुचन रणनीति जिसे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। मतलब यदि कोई कंपनी का भाग घाटे में चल रहा है, तो घाटे में चल रहे किसी विभाग या व्यवसाय को बंद कर देना या फिर उसे बेच देना। जैसे टाटा के द्वारा अपने घाटे वाले टेलीकॉम बिजनेस टाटा डोकोमो को बंद कर दिया गया। तो इस तरह हमने देखा तीनों तरह की तकनीकें देख ली, कौन-कौन सी? हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, मतलब तीनों तरह की चीजें देख ली। बात करें रणनीति की, तो स्ट्रेटजी के 3 स्तरों की बात करें। रणनीति के कितने स्तर है? 3 स्तर। तो तीनों स्तरों की बात करें, तो रणनीतियाँ संगठन में ऊपर से नीचे की ओर बनती है। रणनीति क्या होती है? संगठन में ऊपर से नीचे की ओर बनती है, जिसमें हमारा पहला लेवल पे आता है, स्तर पे आता है कौन? कॉर्पोरेट स्तर। बात करें रणनीतियाँ कौन बनाता है यहाँ पे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ ये हमारी रणनीतियाँ बनाते हैं कॉर्पोरेट स्तर पे। कार्य की बात करें तो ये तय करना कि कंपनी को किस नए बिजनेस में जाना है और किससे बाहर निकलना है। उदाहरण के लिए देखें जैसे हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो तेल की व्यवसाय से हटके रिटेल मतलब रिलायंस स्मार्ट और टेलीकॉम में प्रवेश करने का जो मेगा निर्णय है वो हमारे कॉर्पोरेट स्तर पे बड़े-बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं सीईओ ये लेते हैं। फिर व्यवसायिक स्तर की बात करें बिजनेस लाइन स्ट्रेटजी की बात करें एसबीयू, तो इस लेवल की बात करें तो कौन बनाता है? बात करें इसकी तो किसी विशिष्ट विभाग या यूनिट का प्रमुख है ना, ये हमारे क्या व्यावसायिक स्तर का स्तर बनाता है। क्या व्यावसायिक स्तर बनाता है? एसबीयू लेवल बनाता कौन? किसी विशिष्ट विभाग या यूनिट का हेड।
कार्य की बात करें, क्या कार्य किया जाता है? तो ये तय करना कि उस विशिष्ट बाज़ार में अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे हराना है। ये होता है हमारे कौन से प्रतियोगी रणनीति। क्या जो विशिष्ट बाज़ार है उसमें हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं इनको कैसे हराया जाए। उदाहरण की बात करें जैसे हमारे टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर कार है, टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार जो नेक्सॉन या पंच है उसकी विभाग की रणनीति कमर्शियल ट्रक विभाग की रणनीति से बिल्कुल अलग हो सकती है कि दोनों के दोनों विभाग अलग-अलग है। तो उनकी रणनीतियाँ भी अलग-अलग हो सकती है, तो व्यावसायिक स्तर पे रणनीतियाँ अलग-अलग हो सकती है। तीसरा आता है हमारा कौन-सा कार्यात्मक स्तर। फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ कौन बनाता है? ये हमारे के विभागीय प्रबंधक जो एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर ये सब मिलके हमारे क्या कार्यात्मक स्तर बनाते हैं। कार्य की बात करें तो कॉर्पोरेट और व्यावसायिक रणनीतियों को सफल बनाने के लिए क्या कॉर्पोरेट और व्यावसायिक रणनीतियों को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विभाग में रोजमर्रा के काम को बेहतर बनाना। क्या अपने-अपने जो विभाग है उसमें रोजमर्रा के कार्यों को बेहतर करना इसका कार्य है। उदाहरण के लिए देखें यदि कंपनी ने बिक्री दोगुना करने की जो कॉर्पोरेट रणनीति बनाई है, क्या कंपनी ने बिक्री दोगुनी करने की कॉर्पोरेट रणनीति बनाई है, तो एचआर विभाग अधिक सेल्समैन भर्ती की रणनीति बनाएगा। क्या एचआर विभाग क्या करेगा? अधिक सेल्समैनों की भर्ती की रणनीति अपनाएगा और फाइनेंस विभाग क्या बजट आवंटित करने की रणनीति बनाएगा। इस तरह देखें तो ये कार्यात्मक स्तर की रणनीति है। अब बात करेंगे हमारे कौन-सा रणनीतिक क्रियान्वयन जिसे एक्शन कहते हैं। क्या रणनीतिक क्रियान्वयन मतलब जिसे एक्शन कहते हैं उसकी बात करें, तो रणनीति को कागज़ से निकाल के ज़मीन पे उतारने की प्रक्रिया होती है। एक्शन की बात क्या होती है? ये कागज़ से निकाल के ज़मीन पे उतारने की प्रक्रिया होती है और एक प्रशासनिक और व्यावहारिक कार्य होता है। ये क्या है? एक प्रशासनिक और व्यावहारिक कार्य होता है। प्रबंधन की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत होती है कि एक औसत दर्जे की रणनीति, उसका क्रियान्वयन शानदार हो। यदि रणनीति कैसी है? एक औसत दर्जे की रणनीति है, लेकिन जिसका क्रियान्वयन शानदार हो, वह उस रणनीतिक बेहतरीन रणनीति से हमेशा जीत जाती है, जिसका क्रियान्वयन खराब हो। तो क्रियान्वयन हमेशा मायने रखता है किसी भी रणनीति के मामले में। आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्रियान्वयन के 4 प्रमुख तत्व। क्या क्रियान्वयन के 4 प्रमुख तत्वों की बात करें? कौन-कौन से तत्व हैं? की एलिमेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। तो संगठनात्मक ढांचे में बदलाव। क्या संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की बात करें, तो नई रणनीति के लिए अक्सर नए विभागों की आवश्यकता होती है। नई रणनीति के लिए अक्सर नए विभागों की आवश्यकता होती है। यदि कंपनी ने ऑनलाइन सामान बेचने की रणनीति अपनाई है, तो उसे अपनी कंपनी में एक नया ई-कॉमर्स और आईटी विभाग बनाना पड़ेगा। और ये तय करना होगा कि कौन किससे रिपोर्ट करेगा, उसमें भी हमारा क्या कौन किससे रिपोर्ट करेगा, इस तरह की चीज़ें तय करनी पड़ेगी, मतलब संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करना पड़ेगा। फिर आता है हमारे संसाधनों का आवंटन मतलब रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ेगा। केवल योजना बनाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए क्या पैसा मतलब बजट, समय और सही उपकरण मतलब टेक्नोलॉजी देना भी ज़रूरी है। फिर फाइनेंस विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई रणनीति के लिए धन की कोई कमी ना हो। जो नई रणनीति अपनाई जा रही है, उसके लिए पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। फिर नेतृत्व और संस्कृति की बात करें, लीडरशिप और कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, तो रणनीति को लागू करने के लिए क्या रणनीति को लागू करने के लिए एक मजबूत लीडर की आवश्यकता होती है। किसकी? मजबूत लीडर की आवश्यकता होती है, जो पूरी टीम को प्रेरित कर सके। साथ ही क्या कंपनी की कार्य संस्कृति को भी रणनीति के अनुकूल होना चाहिए। ये कंपनी की जो कार्य संस्कृति है वो भी कैसी होनी चाहिए? जो रणनीति के अनुकूल होनी चाहिए। यदि रणनीति तेजी से ग्राहक सेवा देने की है, रणनीति कैसी है? तेजी से हमें त्वरित रूप से ग्राहक सेवा देनी है, तो सुस्त कार्य संस्कृति को के काम को छोड़ना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो बदलाव का प्रबंधन की बात करें, मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज बात करें इसकी, तो ये क्रियान्वयन की सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये हमारे क्या क्रियान्वयन की सबसे बड़ी चुनौती है। इंसान का स्वभाव है कि वह बदलाव का विरोध करता है। जब नई तकनीक या फिर नई रणनीति आती है, तो कर्मचारियों को अपनी नौकरी छीनने या फिर काम बढ़ने का डर लगा रहता है। तो इस तरह हमने चारों चीज़ों के बारे में देख लिया। क्या-क्या हमारे क्रियान्वयन के 4 तत्व कौन-कौन से हैं? पहला आता है हमारा संगठनात्मक ढांचे में बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंज, दूसरा आता है संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन, तीसरा आता है हमारा नेतृत्व और संस्कृति, लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट कल्चर, चौथा आता है बदलाव का प्रबंधन मतलब मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इस तरह का समाधान देखें, तो प्रबंधन को चाहिए कि वो कर्मचारियों से सीधा संवाद करे, सीधी बातचीत करे, उन्हें नई तकनीक का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दे, उन्हें विश्वास में ले। यदि कर्मचारी साथ नहीं है, तो रणनीति कभी भी सफल नहीं हो सकती। फिर देखें कि रणनीतिक नियंत्रण और उसका मूल्यांकन। क्या रणनीति नियंत्रण और उसका मूल्यांकन की बात करें, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसकी बात करें कि जब कोई कंपनी कोई नई रणनीति लागू करती है, जैसे किसी नए शहर में व्यापार शुरू करना, तो वह नई धारणाओं पर आधारित होती है। नई नहीं, वह कई धारणाओं पे या कई एजम्पशंस पे आधारित होती है। लेकिन भविष्य अनिश्चित है, पहले से तय कर लिया जाता है, वो हमेशा ज़रूरी नहीं घटित हो। तो ऐसा हो सकता है कि ग्राहक उस उत्पाद को पसंद ना करे जो उसने बनाया है, या कोई नया उसका प्रतिद्वंदी आ जाए। तो रणनीतिक मूल्यांकन और नियंत्रण
वो रडार है। क्या? वो रडार की तरह काम करता है जो प्रबंधन को ये बताता है कि कंपनी अपने तय किए गए रास्तों से भटक तो नहीं रही है। क्या? कंपनी अपने तय किए गए रास्तों से भटक तो नहीं रही है। बात करें हमारे रणनीतिक मूल्यांकन की व्यवस्थित प्रक्रिया या रणनीतिक मूल्यांकन की व्यवस्थित प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन की, तो मूल्यांकन हवा में नहीं किया जाता। ये हमारे क्या एक स्पष्ट गणितीय और तार्किक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन क्या हवा में नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, एक स्पष्ट गणितीय और तार्किक प्रक्रिया होती है, जिसके 3 मुख्य चरण होते हैं। किसके? इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, मानक तय किए जाते हैं। क्या? मानक तय किए जाते हैं, परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि सफलता होकिर होगी क्या, मतलब सफलता का पैरामीटर क्या होगा। मानक स्पष्ट और मापने योग्य होने चाहिए। जैसे अगले 6 महीने में हमारी बिक्री कितनी 20% बढ़नी चाहिए, या फिर हमारा उत्पादन लागत 10% कम होना चाहिए। इस तरह मानक फिक्स होने चाहिए जिसे वो मापा जा सके। फिर वास्तविक प्रदर्शन मापना मतलब मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक निश्चित समय के बाद ये देखा जाता है कि असलियत में क्या हुआ। मतलब 6 महीने बाद देखा जाएगा कि बिक्री कितनी बढ़ी, 12% बढ़ी या 10% बढ़ी, जबकि हमने तय तो कितना किया था, 20% किया था, लेकिन बढ़ी कितनी, केवल 12 ही परसेंट। फिर तुलना और विचलन का पता लगाना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कंपैरिजन करना और फाइंडिंग डेविएशन की बात करें, तो अब लक्ष्य क्या 20% और वास्तविकता 12% की तुलना की जाती है कि हमने लक्ष्य तो 20% रखा था, तुलना वास्तविकता में 12% की वृद्धि हुई, तो इसमें तुलना की जाती है कि हमारा 8% का नकारात्मक अंतर क्यों आया। इस विचलन के कारणों की गहराई से जांच की जाती है, मतलब क्या मार्केटिंग खराब थी, क्या दाम ज्यादा थे, बाजार में मंदी थी, तो ऐसे कारणों का पता लगाया जाता है। तो ये हमारे क्या एनालिसिस या फिर मूल्यांकन की इवैल्यूएशन मतलब की प्रक्रिया होती है। तो अब बात करेंगे हमारे रणनीतिक नियंत्रण और सुधारात्मक कदम की। या रणनीतिक नियंत्रण सुधारात्मक कदम की बात करें, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और करेक्टिव एक्शंस की। तो जब विचलन का पता लग जाता है तो कंपनी हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठ नहीं सकती, उसे नियंत्रण करना पड़ता है उस कमियों का। तो इसके तहत प्रबंधन क्या 3 तरह के कदम उठा सकता है। क्या? 3 तरह के कदम उठा सकता है उसमें नियंत्रण करने के लिए। कौन कौन से कदम है? पहला कदम उठा सकता है रणनीति के क्रियान्वयन को सुधारना। मतलब रणनीति सही थी लेकिन लागू ठीक से नहीं हुई, जैसे कर्मचारियों को बेहतर ट्रेनिंग देना या विज्ञापन का बजट बढ़ाना। फिर रणनीति को ही बदल देना, यदि बाजार पूरी तरह से बदल गया है तो पुरानी रणनीति को छोड़ के नई रणनीति मतलब प्लान भी अपनाया जाता है। फिर लक्ष्यों को कम करने की बात करें, यदि पता चले कि 20% का लक्ष्य था ही बहुत ज्यादा और अवास्तविक था, तो हमारे लक्ष्य को घटा के 12 या 15% ही कर देना। क्यों? क्योंकि अचीव भी यही हुआ था। अब हम देखेंगे रणनीति नियंत्रण के 4 प्रमुख प्रकार। क्या रणनीतिक नियंत्रण के कौन कितने प्रकार? 4 प्रमुख प्रकारों की बात करें, टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की। तो व्यावसायिक अध्ययन में रणनीतिक नियंत्रण को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने? 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा आता है हमारा कौन सा? मान्यता नियंत्रण मतलब प्राइमिस कंट्रोल। तो ये हर रणनीति कुछ मान्यताओं पर बनती है, जैसे अगले साल महंगाई नहीं बढ़ेगी, और यह नियंत्रण लगातार ये जांच करता है कि वे मान्यता आज भी सच है। यदि महंगाई बढ़ गई है तो रणनीति को तुरंत बदलना पड़ेगा। तो रणनीति नियंत्रण के 4 प्रकार में पहला आता है मान्यता नियंत्रण। दूसरा आता है क्रियान्वयन नियंत्रण मतलब इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो ये देखने के लिए किया जाता है कि रणनीति के तहत जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वे सही दिशा में है, जिसे हम माइलस्टोन रिव्यू भी कहते हैं। दूसरा होता है कौन सा? हमारा क्रियान्वयन नियंत्रण। तीसरा आता है हमारा कौन सा? रणनीतिक निगरानी। कौन सा तीसरा कौन सा था? स्ट्रेटेजिक सर्विलांस मतलब रणनीतिक निगरानी। तो ये हमारे की खुली नजर रखने वाली प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? हमारी खुली नजर रखने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारी कंपनी बाजार की हर छोटी बड़ी खबर, तकनीकी बदलाव, अखबारों की सुर्खियां, इन सब पे नजर रखती है ताकि कोई फिर नया खतरा उनसे ना छूटे। चौथा होता है हमारे कौन सा? विशेष सतर्कता नियंत्रण, जिसे स्पेशल अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। ये किसी अचानक और सबसे बड़ी संकट जो क्राइसिस है उस समय होता है। ये हमारे विशेष सतर्कता नियंत्रण क्या हमारी किसी अचानक और सबसे बड़े संकट के समय होता है। जैसे हमारे 2020 में अचानक कोविड-19 का लॉकडाउन आ गया था, तो सभी कंपनियों ने अपनी पुरानी रणनीति को तुरंत रोककर संकट प्रबंधन मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट की नई रणनीति को लागू किया। तो इस तरह हमने चारों प्रकार देखे रणनीतिक नियंत्रण के। पहला मान्यता नियंत्रण, जिसे हम कहते हैं प्राइमिस कंट्रोल। दूसरा क्रियान्वयन नियंत्रण मतलब इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तीसरा हमारा रणनीतिक नियंत्रण जो हमारे क्या स्ट्रेटेजिक सर्विलांस। और चौथा था विशेष सतर्कता नियंत्रण मतलब स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। बात करें पांचवी और आखिरी की, तो ये हमारे क्या एक चक्रीय और निरंतर प्रक्रिया मतलब साइकिल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो रणनीतिक प्रबंधन को एक सीधी रेखा नहीं होती, बल्कि ये क्या होते हैं? एक अंतहीन चक्र होता है। रणनीति इसमें क्या होता है? सबसे पहले रणनीति बनती है, जिसे लागू किया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है, फिर कमियां आती है तो कमियों को सुधारा जाता है, बाहरी वातावरण जैसे पिस्टन इनमें फिर बदलाव किया जाता है,
और फिर से एक नई रणनीति बनाई जाती है। तो ये चक्र क्या है? किसी भी जीवित और सफल व्यवसाय की निशानी होती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने प्रबंधन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।